Good evening, all of you. Today I will be discuss about मुद्रा और साख। यानी कि आज मैं कक्षा 10वीं का जो है मुद्रा और साख से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्या है चैप्टर और कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मुद्रा और साख इसके बारे में है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मतलब इस प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तु का लेन देन होता है। मतलब कहने मतलब है कि एक वस्तु दूसरी को दे के वह उससे दूसरा वस्तु ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास चावल अगर है और किसी के पास गेहूं है तो हम उसको चावल दे के गेहूं ले सकते हैं। या फिर कोई अन्य चीज़ जो है, कोई भी वस्तु, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु ही देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। उसमें पैसा मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। देखिए ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि इसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग हो जाता था। यानी विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने की सहमति रखते हो। यानी कि उसको खरीदने का सहमति होना चाहिए और उसको देने का यानी कि बेचने का भी सहमति होना चाहिए। तो वस्तु विनिमय जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। मतलब एक दूसरे की इच्छा भी होना चाहिए तो एक दूसरे का सामान बदले में लेगा और वो देगा। विनिमय का माध्यम क्या होना चाहिए? तो विनिमय का जो माध्यम होता है, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते हैं। ये प्रक्रिया जो है मध्यस्थता का काम करते हैं, बीच में मेडिएटर का काम करता है। और इस नियम विनिमय का मतलब इसको क्या कहा जाता है? इसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है ना। किसी देश की सरकार जो है इसको प्राधिकृत करती है। अब देखिए इसमें मुद्रा का प्रयोग, देखिए मुद्रा का प्रयोग क्या है, इसमें क्या क्या किया गया है यहाँ देखिए। ये मुद्रा का प्रयोग ने एक प्रकार की चीज खरीदने और बेचने में किया जाता है। ये मुद्रा का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है? तो किसी भी वस्तु को यानी कि किसी चीज को खरीदने या जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसमें मुद्रा होता है, रुपया का प्रयोग, पैसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 कि मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे वकील से परामर्श लेने या डॉक्टर्स की सलाह लेने आदि। यानी कि इन जगहों में यानी कि 2 उदाहरण देखिए समझाया गया है कि ये जो मुद्रा का प्रयोग कहाँ हम करते हैं। जब मान लेते हैं कोई मुकदमा होता है या कोई घर में कोई झगड़ा होता है तो उससे हमको जब सलाह लेना पड़ता है तो वहाँ पर हम वकील को मुद्रा देकर यानी कि पैसा देकर उससे परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। और जब कोई डॉक्टर कहीं की कोई बीमार पड़ते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसके लिए हमको फी देना पड़ता है। तो वही हो गया इसका मुद्रा का प्रयोग। यानी कि कहाँ कहाँ ये 3 प्रयोग बताया गया। मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ? पहला किसी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए, दूसरा किसी से सलाह मांगने के लिए या इलाज के लिए, और तीसरा प्रयोग आप देख पा रहे होंगे कि मुद्रा की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ बेच सकता है और हमें एक दूसरी चीज़ खरीद भी सकता है। ये 3 प्रकार का मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं कि इसी प्रकार मुद्रा से सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने में बड़ी आसानी होती है, यानी कि इसको देने लेने में सुविधा होता है। वस्तु विनिमय अगर रहता, मान लेते हैं
कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो चावल लेके तो नहीं जाते, अगर चावल लेके जाते तो उतना लेके कैसे जाते, तो ले जाने में भी दिक्कत था, इसलिए ये आसान भी है। चलिए आगे देखते हैं। लोग बैंक में अतिरिक्त नगद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं, यानी कि मुद्रा अगर आय से अधिक थोड़ा होता है, अगर मान लेते हैं खर्चा मेरा 5,000 का 7,000 रुपया में कमा रहे हैं, तो 2,000 बचा वो अतिरिक्त हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो बैंक में खाता अपने नाम से खुलवा के वह रख सकता है। आगे है खाते में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, यानी कि खाते में जो जमा हम किए हैं जब हमको जरूरत पड़ेगा उस समय निकालेंगे, जिसे मांग जमा कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या है, मांग जमा किसको कहते हैं, तो खाते में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ये रहा, अब देखिए यहाँ देखिए चेक एक ऐसा कागज है, मतलब चेक किसको कहते हैं, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब एक ऐसा कागज है जिस पर जिस व्यक्ति के नाम पर चेक इशू हुआ है, जारी हुआ है, उसका सिग्नेचर रहा और वो किसी और को भुगतान कर दिया तो वह उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो ये हो गया भुगतान करने का एक जरिया कागज, उसमें पैसा का झंझट नहीं होता है। अब ये बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, मतलब ये शाख मतलब बैंक हो गया, शाखा, तो बैंक कैसे किसको ऋण देता है और उसका क्या प्रक्रिया है उसके बारे में। तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां जो है, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्से जो है अपने खाते में रखते हैं। देखिए भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्से अपने खाते में रखते हैं, पहला गतिविधि है। दूसरा गतिविधि, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। मतलब अगर इसे किसी एक दिन में जो जमा किया है वह धन निकालने की संभावना को देखते हुए कि इतना ये निकाल सकता है। आगे है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बैंक में पैसा जमा किया तो वो बैंक में नहीं रहता है, बल्कि वो किसी और को ऋण में देता है, सूद पर दे देता है, ताकि उससे उसका आय बढ़े। नहीं तो जो जमा किया उसको कैसे देगा, उसको जो ब्याज मिलता है, जो मूल है, उसको कैसे देगा, इसलिए ऋण पर बिठा देते हैं। अगला है ब्याज के बीच का अंतर। ब्याज के बीच का जो अंतर है बैंकों की आय का प्रमुख सूत्र होता है। मान लेते हैं कि हम जमा किए और हमको 5% इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया, 5% इंटरेस्ट दिया है जमाकर्ता का। ये क्या होगा, जमाकर्ता का 5% इंटरेस्ट। लेकिन कोई कर्ज लिया है, क्या लिया है, कर्ज लिया है, तो कर्ज में उसको कितना परसेंट कर दिया, 7%। तो ये जो 5 से 7% दिया, ये क्या हो गया, बैंक का आय हो गया, आय का स्रोत हो गया। यानी कि 2% जो अधिक दे रहा है वो 2% बैंक के लिए आय का स्रोत बन जाता है। चलिए नेक्स्ट शर्त देखिए, बैंक का क्या क्या शर्त है उसके बारे में देखते हैं। पहला शर्त है ब्याज की दर। पहला शर्त क्या है, ब्याज की दर है। दूसरा शर्त है समर्थक ऋणधार, मतलब जो समर्थ है, सबको ऋण नहीं मिलता है, जो समर्थ है कि ऋण लेके खा के उसको बैठ गए तो वैसे ऋणधारक को ऋण नहीं मिलता है। उसके बाद क्या शर्त है, आवश्यक कागजात। उसके लिए जो कागजात मांगा जाता है, जैसे जमीन का, जैसे आपका खाता, वोटर आईडी या आधार, वो सारे कागजात होना चाहिए, तभी आपको बैंक से ऋण मिलेगा। भुगतान के तरीके होना चाहिए, जैसे मासिक होता है, तिमाही होता है, 6 मासी होता है या
सलीना आप कैसे भुगतान करेंगे, एक बार देंगे किस्त बाई देंगे, तो ये सारे शर्त उनके हैं। उसके बाद देखिए विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्त जो होती है वह अलग अलग होती है। मतलब जो ऋण देने के लिए, जैसे हम केसीसी ऋण अगर लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से जो ऋण मिलता है किसान के लिए, उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। बिजनेस लोन यानी कि बिजनेस ऋण के लिए अलग प्रावधान है। तो जिस प्रकार का आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग शर्त रखा गया है। आगे देखते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, ये औपचारिक क्षेत्र, यहाँ क्या है, बैंक और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाते हैं। यानी कि औपचारिक क्षेत्रक किसको कहते हैं, तो बैंक और सहकारी समिति से जो ऋण लेता है ना उसी को औपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाता है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्या क्या कार्य है ये पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में। तो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है, यानी कि पहला जो करेंसी खुदरा जो होता है सिक्का और नोट जारी करने का काम किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसके बाद देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं, वास्तव में जो है नगद शेष बनाए हुए हैं कि नहीं, ये भी रिजर्व बैंक का काम है। समय समय पर बैंक से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज पर ऋण दे रहा है। ये सारा जानकारी लेने का काम किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। यानी ये जैक का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ये 2025 के लिए है। आगे देखिए, अब देखिए अनौपचारिक क्षेत्र की शाख क्या है। तो अनौपचारिक देखिए जैसे साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं, ये अनौपचारिक हो गया। एक तो औपचारिक देखे थे, ये क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया। मतलब दोस्त महून से या सूद देने वाला साहूकार होता है, व्यापारी से, किसी मालिक से पैसा ले लिए, ये अनौपचारिक शाख है। ऋणदाताओं की गतिविधियां की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। और जो ऋण दे रहा है वो क्या कर रहे हैं, कितने % ब्याज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मतलब बंधक ले रहे हैं क्या, कुछ वस्तु को रख के वो पैसा दे रहे हैं क्या, ये सब देखने वाला कोई चीज नहीं होती है। आगे देखते हैं कि ये जो ऋणदाता है ऐच्छिक दरों पर ऋण देते। देखिए अभी बताएं कि कितने दर पर, इच्छा के अनुसार, कोई 5% यानी कि 100 में 5 रुपया मंथली चाहिए, कोई 100 में 10 रुपया मंथली चाहिए, ऐसे वो मनमानी अपने इच्छा के अनुसार से ऋण लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज दर उसका रहता है। नाजायज तरीके से अपना ऋण वापसी करना। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई मालिक से या साहूकार से पैसा तो ले लिया, लेकिन बेचारे के पास अगर पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो ब्याज टाइम टू टाइम देते जा रहा है, फिर भी उसको लेना ही है हर हाल में, तो उसके पास कोई भी वस्तु रहता है, जैसे वो देने के लिए बोल रहा है कि कुछ दिन बाद अगर हम देते हैं, लेकिन नहीं उसको अभी चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो उस स्थिति में कोई अगर उसके पास वस्तु है, जैसे गाड़ी हो गया और कुछ है, तो उन वस्तु को उठा के ले जाते हैं और पैसा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये इसका गलत तरीका है, नाजायज तरीका है। तो ये अनौपचारिक शाख की क्षेत्रक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ प्रश्न का। यहाँ पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर आंसर इसका हम लोग देखेंगे। प्रश्न है नंबर 1, क्या क्वेश्चन क्या करता है, कहता कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। अब देखिए इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये फिर क्वेश्चन ऊपर नीचे करके देखेंगे। देखिए
तो यहां देखते हैं आंसर, कहता कि मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। कैसे उपयोगी सिद्ध होती है? तो देखिए क्या होता है कि आप पहला देखिए, आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदने चाहते हैं जैसे कपड़े, बर्तन, जूते आदि आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया। आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वह बड़े हो, लोहार हो, मकान बनाने वाले हो, मिस्त्री हो, दीवार रंग करने वाला है या पेंटर हो, आवश्यकता के अनुसार काम करा सकते हैं। तीसरा है आपका कि मुद्रा जो है, मुद्रा अपने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं से बचाती है। इसमें काफी सर दर्द का काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है? उदाहरण देकर समझाएं। 1 मिनट। चेक का यहाँ देखिए। उसके बाद इसमें जो है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन का जो है अधूरा छूट गया था, इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ फास्टर करो, एक जूता बेचने वाला, गेहूं खरीदने वाला, चाहे जूते खरीदने वाले व्यक्ति ढूंढना पड़ता है। फिर भी देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति कहाँ से एक तरफ जूता खरीदना चाहता है तो दूसरी तरफ गेहूं भोजन चाहता है। इसी प्रकार लेन देन की संजोग जो है आवश्यक पड़ जाती है। पहले जूता खरीदने वाले व्यक्ति ढूंढा जाए, दूसरा वह जहां गेहूं बेचने के लिए तैयार हो। परंतु मुद्राओं के प्रयोग से जूते बनाने वाले को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इसी मुद्रा से जहां से चाहे वह गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा दोहरे संयोग की समस्या पैदा होती है। मुद्रा के प्रयोग पर अपने हाल हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था चेक क्या था और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ चेक के बारे में बताया गया है। चेक देखिए, चेक आमतौर पर कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। चेक लिखने वाले व्यक्ति जिसे निर्माता कहते हैं, उसका आमतौर पर एक जमा खाता होता है, एक मांग खाता, जमा खाता यानी मांग खाता, जहां उसका धन जमा होता है। चेक करता चेक पर धनराशि, दिनांक, अदाता सहित कई विवरण लिखते हैं और यह आदेश देते हुए हस्ताक्षर करते हैं कि उल्लेखनीय धनराशि, मतलब जो धनराशि वहां लिखा हुआ है चेक पर, उस व्यक्ति या कंपनी को उनके बैंक द्वारा भुगतान किया जाए। मतलब एक कागज का टुकड़ा है। मान लेते हैं कि मैं एक चेक धारक हूं और मैं किसी को चेक दे रहा हूं, तो उसमें मान लेते हैं 5,000 रुपया मैं दे रहा हूं। तो 5,000 रुपया लिखे, किसको दे रहे हैं उसके नाम लिखे, अपना नाम, उसका नाम भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो मेरा सिग्नेचर होगा, तब जाके उसको मिलेगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखता हूं क्या है भारतीय, यहां देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे कि रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। बैंक औपचारिक ऋण देने का प्रमुख स्रोत है, इसलिए रिजर्व बैंक उन पर अनेक ढंगों से नजर रखता है। कैसे? रिजर्व बैंक की प्रणाली देखिए क्या है। इसमें आप देख पा रहे होंगे
कहता कि हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है और रिजर्व बैंक के जो है रिजर्व बैंक इस बात को ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक की वेन्यू न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम राशि अपने पास रखी है या नहीं। उसके बाद दूसरा है रिजर्व बैंक इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाई और व्यापारियों को ही तो रेट नहीं दे रहे हैं, यानी जो अधिक से अधिक लाभ कमाता है उसको तो ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बल्कि वे छोटे किसानों, उद्योग चलाने वाले और छोटे ऋण प्राप्त करने वाले को भी ऋण दे ताकि जनसाधारण का भी कल्याण हो। तीसरा है रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरस्त जानकारी रखता है कि वह किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह है कि दर से किसी से जो है अन्याय न हो सके और कोई ठगा न जाए। नेक्स्ट जो देख पा रहे होंगे इस क्या है कि लोग अनौपचारिक क्षेत्र में अधिक ऋण इसलिए लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेता हूं कि कहीं ये अलग क्वेश्चन का तो आंसर नहीं है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र जैसे बताए हम कि साहूकार है, व्यापारी है या कोई दोस्त महिम से जो कर्ज ले लेता है उस क्षेत्र से क्यों लेते हैं, उसका आंसर देखिए। तो लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब लोग छोटे किसानों और कारीगरों को सस्ते ब्याज पर ऋण न मिलना एक बड़ी समस्या है, पर औपचारिक स्रोतों का ज़्यादा न होना इसलिए और भी औपचारिक स्रोत उपलब्ध है उनमें अधिक से अधिक कागजी कार्रवाई होने की इसका प्रमुख कारण है। मतलब क्या कहता है, जैसे अगर हम बैंक जाएंगे अगर लोन लेने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे प्रक्रिया होना पड़ता है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आपको बैंक द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा। लेकिन उतना अगर करने जाएगा छोटे किसान लोग या ग्रामीण लोग तो उसका समय निकल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, वह अनौपचारिक स्रोतों से वह लोन ले लेते हैं। तो चलिए, इसमें 4 क्वेश्चन जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और जो मैं टॉपिक बताया हूँ वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।